एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 पेपर 2 क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर सीडीबी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हमने कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से। देखो, तुलना करने से तो किसी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता पॉजिटिव में। गृह कार्य के रूप में अधिक जो है अभ्यास सामग्री देकर नहीं। अनपेक्षित परीक्षा लेकर, वो भी कोई मतलब नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षार्थियों के जो व्यक्तिगत उनके प्रयास हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके क्या कर सकते हैं? उनके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चे में निपुणता आ सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने की निपुण हो जाना नहीं बोलते, जैसे पूरे सभी चीज़ में ये बच्चा तो सभी चीज़ में निपुण है। निपुण मतलब पूरा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर पूरा अच्छे से उस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका मिलान उचित है? किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास को मिलाया है परिपक्वता से और सामाजिक विकास को मिलाया है वातावरण से। बाकी सी और डी देख लेते हैं। सी है संवेगात्मक विकास को परिपक्वता से और शारीरिक विकास को वातावरण से। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखो, शारीरिक विकास वातावरण से नहीं होता। वातावरण शारीरिक जो होता है वो हमारा हेरिडिटी से आता है हमारा विकास। ठीक है, संवेगात्मक भी परिपक्वता से नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा कि जो सामाजिक विकास है, जो हमारा सामाजिक विकास है वो हमारा वातावरण से होता है। मतलब सोशलाइजेशन हमारी कहाँ से होती है? वातावरण से ही होती है। तो सामाजिक विकास हमारा वातावरण से होता है। ये वाला सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। मतलब बच्चा क्लास में जो है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ये वाली बात ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो बताते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा है जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है कि बच्चे संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से क्लास में समायोजित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कि चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। बिल्कुल सही बात है, ये तो अच्छी बात है कि बच्चा करेगा तभी सामाजिक संवेदनात्मक में होगा। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। बिल्कुल सही बात है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। बिल्कुल, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान देना। यही गलत है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमें बस प्रतियोगिता के जैसे मतलब मुझे कैसे भी करके बस इससे आगे निकलना है, ये कितना आगे निकल गया, इसको कितना आता है, मुझे कितना, अगर हम प्रतियोगिता के तरीके से करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम उनके साथ बैठकर उनके साथ मिलकर अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि हमें बस उससे आगे निकलना है तो ये गलत है। तो इसी के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? जो बच्चे के विकास में जो परिवेश की भूमिका होती है, जो परिवेश मतलब जो हम लोग परवरिश जैसे करते हैं, उसकी भूमिका का कौन सा इसमें से कथन जो है समर्थन करता है? तो एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ हो, उनकी बुद्धि लाप्ति 0.75 के समान उच्च होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वही सिर्फ नैतिक रूप से अच्छे पाए जाएंगे। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये क्या है? ये नेगेटिविटी है। हमें क्या है? हमें समर्थन बताना है। तो समर्थन होगा ऑप्शन ए कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ये पॉजिटिविटी है। ठीक है, कि उनके औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, उनके प्रवेश से। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सामाजिकरण में क्या सम्मिलित है? संस्कृति, संरचना और क्या है? बच्चों के लेवलों में समायोजित? नहीं, बच्चों को लेवल तो करना ही नहीं था। संवेगात्मक समर्थन, तो संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना या विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो ना तो ये नहीं है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, मतलब संस्कृति, संरचना और व्यक्ति का उसके व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो सी वाला है वो सही हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ समर्थन उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक समान, जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं, पर उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश की कठिनाई है। देखो, नॉर्मली ये तो हम अपने घरों में भी देखें कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली उनका यही होता है। जैसे हमने जूस लिया इक्वल अमाउंट में, बराबर अमाउंट में जूस है, लेकिन उस जूस को क्या करना है? 2 ग्लासों में कन्वर्ट करना है। एक गिलास जो लंबा है, एक गिलास जो चौड़ा है वो छोटा है, और जो लंबा है तो वो लंबा है। ये तो अक्सर क्या करते हैं, जो लंबा होता है
और बच्चों को ये लगता है कि जो लंबा ग्लास है उसमें ज़्यादा जूस आया है, बजाय उसके चौड़ा, वो चौड़ाई को नहीं देख पाते कि वो चौड़ा है, मतलब वो ऊपर लंबाई को ही देखते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, जबकि वो चौड़ाई के हिसाब से वो बराबर है, वो इक्वल अमाउंट में आया है दोनों के लिए। तो बच्चे क्या सिर्फ लंबाई देख के बता पाते हैं कि ये वाला बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, चौड़ाई देखने में उनको इतना अच्छे से अंतर नहीं आता है। तो जब शिक्षिका ने ऐसा किया तो उसके बच्चों ने क्या किया, सिर्फ यही बताया कि जो लंबे वाला ग्लास है उसमें जूस जाता है, जबकि था क्या दोनों में इक्वल अमाउंट में। तो शिक्षिका के बच्चे हैं उनको किस तरीके की कठिनाई है, उनको कठिनाई है रिवर्सिबिलिटी की, ठीक है। उनको जब इक्वल अमाउंट में दे रहे हैं तब तो उन्हें पता चल रहा है कि हाँ जी दे दोनों इक्वल है, ठीक है, लेकिन अगर उनको ऐसे अलग अलग करके दे रहे हैं तो उनकी जो रिवर्सिबिलिटी है उसकी पहचान उनके बच्चों को नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बातों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभावित कॉलवर्क के नैतिक विकास की किस अवस्था पर हैं। मतलब वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं है कि रिश्वत के तौर पर उनको आयकर दें, किसी भी मतलब रिश्वत नहीं देना चाहते, कि वो भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉलवर्क ने नैतिक के कुछ अवस्थाएं दी थी, विकास की अवस्थाएं दी थी। तो वो जो व्यक्ति हैं, जो कर्नल से हैं, वो किस स्टेज में आते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो जो चीज़ गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें बदलाव लाने के लिए बोल रहे हैं कि भ्रष्ट हो रहा है तो क्या करना है, उसमें बदलाव लाना है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है, ये आता है ऑप्शन ए वाली में, परंपरागत में, ठीक है, परंपरागत में आती है, जिसमें कुछ नियम अगर गलत हैं, कानून ने कुछ गलत कर रखा है या हमें कुछ गलत लगता है तो उसको गलत बोलकर सही कराने के लिए जो नैतिक विकास की जो अवस्था है, तो उसमें ये लास्ट वाले में दिया है परंपरागत वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 23 पर। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करते हैं, वह है, मतलब बुद्धि के वो सिद्धांत हैं जो कि मानसिक मतलब दिमाग से लिए जा रहे हैं, जैसे पराघटक हो गए, और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले अलग अलग सृजनात्मक बुद्धि, अलग अलग जैसे बुद्धि दी है उसके उनमें शामिल है। तो वह है, वो किसने दिया था, स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है, नेगेटिविटी बतानी है, ठीक है, कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की। बहुबुद्धि सिद्धांत को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से बहुत अधिक बल देता है, ठीक है, यह अनुभवात्मक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो इसकी आलोचना है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, ठीक है, ये इसकी आलोचना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, ठीक है। तो देखो, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वो कहते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है, भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे कहते हैं, ये वाली बात भी सही है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये BF स्किनर के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न ही जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। मतलब जो सिर्फ समाज ने बनाई हो, सामाजिक भूमिकाओं के द्वारा बनी हो, ना कि जैविक हो, मतलब हेरिडिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, जो इन्वायरमेंट से बनी हो, जो उनके सोशल से बनी हो, जो उनके कल्चर से बनी हो, उन विशिष्टताओं को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, ठीक है। तो क्या होती है, रूढ़िवादिता होती है, जो समाज ने कुछ परंपराएं हैं या कुछ नियम है या कुछ अपनी जो चलन है वो बता दिए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, उसका हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। अधिगम को अधिकतम करने के लिए सबसे अच्छा बताना है। तो शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाएं। देखो, समान के बनाएंगे तो फिर जो विविधता वाली क्लास है उसमें बच्चे इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर नहीं, सिर्फ एक ही पर करेंगे तो सभी बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे। समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जाए। मतलब एक संस्कृति वाले बच्चों को एक ही क्लास में रखें। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या है, विभिन्न संस्कृतियों से क्या नहीं हो पाएंगे, वो परिचित नहीं हो पाएंगे, विभिन्न संस्कृतियों से वो जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे अलावा दूसरी संस्कृति भी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। तो ये वाली बात भी ठीक नहीं है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षार्थी को ये नहीं है कि मेरी जो क्रिएटिविटी है, मैं जो पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़े, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे आगे बढ़े। नहीं, टीचर को क्या करना है, अपना भी करना है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। बच्चों की संज्ञानात्मक शैली है उसको पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर।
डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये ऑप्शन 4 है, इनमें से 3 जो हैं वो आकलन को बढ़ावा देते हैं, सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। कोई एक है जो नहीं देता है, नेगेटिव देखना है। तो अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना चाहिए, अच्छी बात है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना है, ओके। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना चाहिए, ओके। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ठीक है। तो जो आकलन है, मतलब आकलन करना है, तो देखो कह देंगे तो उससे आकलन को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, मतलब जो पढ़ाया है बस उस पर मनन करना है, चिंतन करना है, तो उससे आकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम जब तक उनसे कोई भी एग्ज़ाम की तरीके से कोई चीज़ नहीं कराएंगे तो उनका आकलन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान होता है। मतलब खाना बनाते समय चख रहा है, ठीक है। तो बनाते समय चख रहा है, मतलब कि बच्चे को पढ़ाते समय, जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते समय उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो बच्चे से जैसे हमने पढ़ाया कुछ टॉपिक, तो उसी के बीच में हम बच्चे को खड़ा होकर पूछ रहे हैं, उसको नहीं आ रहा तब हम उसको बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सीखने के लिए आकलन हो रहा है। मतलब इसीलिए पूछ रहे हैं कि उसको नहीं आया तो हम उसको सिखा दें, उसको बता देना, कि बाद में टेस्ट ले रहे हैं, जो बाद में टेस्ट लेंगे वो अलग चीज़ हो गई। अगर हम क्लास के दौरान हम पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो वो सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। ऐसे इन्होंने एग्जांपल दिया है बावर्ची का, कि खाना बना देगा, बाद में खाना बना देगा, उसके बाद लगा देगा, लोग खाएंगे, तब वो बताएंगे कि भाई इसमें नमक कम है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो बाद का हो गया, ये तो रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया। लेकिन वो खाना बनाते समय चेक कर ले रहा है कि नमक कम है तो मैं इसमें और डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक जो अनुदेशन है वो क्या है? कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, या फिर अव्यवस्थित अथवा स्वच्छित शिक्षार्थी गतिविधियां, या फिर ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या फिर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण की विविध रूपों का प्रयोग करना। बिल्कुल सही है। अंतरपरक क्या अनुदेशन क्या होता है? शिक्षार्थियों की हेल्प, जो शिक्षार्थियों की जो नीड है, उनकी आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध अलग अलग तरीके, अलग अलग रूपों का प्रयोग करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।